आ गई ना फिर। चलो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। ओके, रेस्पिरेशन इन एनिमल। व्हाट इज रेस्पिरेशन इन एनिमल? देखो बेटा, जब रेस्पिरेशन के लिए बात करें तो सबसे पहले हम गैसेस एक्सचेंज की बात कर रहे होते हैं। जितने भी अलग अलग टाइप, क्योंकि एनिमल्स भी फर्दर कई टाइप के होते हैं, कुछ एरियल होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, है ना, कुछ एम्फीबियंस होते हैं, और दूसरा एक चीज और, कुछ एक्वेटिक भी होते हैं। तो इसके बेसिस पे कि ऑर्गेनिज्म एनिमल रह कहाँ रहा है, इसके बेसिस पे उनमें गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमन बीइंग टेरेस्ट्रियल है, लंग्स, गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा होगा वो किसके थ्रू हो रहा होगा? लंग्स के थ्रू हो रहा होगा। डन। नंबर 2, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म है, जमीन के अंदर रह रहा है, जमीन के अंदर रह रहा है ना बेटा, तो वहां पे जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होगा वो क्यूटेनियस होगा, मीन्स स्किन के थ्रू होगा। क्यूटेनियस वर्ड जब कभी भी आता है उसका मतलब होता है आउटर कवरिंग, यानी कि स्किन। डन, क्यूटेनियस होता है उनमें। तीसरी बात करें, एक्वेटिक, फिश में गैस का एक्सचेंज कैसे हो रहा होता है? गिल्स, गिल्स है ना। वहीं एक और एग्जाम्पल लें हम, जो आपके एम्फीबियंस हैं उनमें क्यूटेनियस भी हो सकता है और उनमें लंग्स के थ्रू भी हो सकता है, या कोई और ऐसी डायरेक्टली एयर बात कर सकते हैं। जैसे कॉकरोचेस वगैरह रहते हैं, उनके ट्रैकीज वगैरह रहते हैं, उनमें क्या हो रहा होता है? सीधी एयर पास हो रही होती है। जैसे हमारी लंग्स का स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल, उनमें भी ब्रोंक्यूल्स वगैरह उसी तरीके से रहते हैं। ठीक है, एल्वेलाइज वगैरह रहते हैं। ठीक है, बल्ज रहता है, एयर स्पेस रहता है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, प्रॉपर होल्स होते हैं, उनका भी प्रॉपर नाम है। जो ट्यूब होती है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रॉन्चेस वगैरह जो रहते हैं, उनके प्रॉपर नाम है। ठीक है, तो चलो हमने यहाँ क्या देखा, जो एनिमल्स हैं उनमें किस टाइप का रेस्पिरेशन होगा, उनमें गैसेस का एक्सचेंज किस तरीके से रहेगा, वो पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है कि आपका ऑर्गेनिज्म कैसा है। बुक क्या कहती है समझते हैं। रेस्पिरेशन इन द एनिमल्स इज सिमिलर टू दैट इन केस ऑफ प्लांट वेयर O2 इज टेकन एंड CO2 इज गिवन आउट। बिल्कुल सेम रहता है जैसे प्लांट में हो रहा होता है रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट के फॉर्म में निकल गई। डन, ये प्रोसेस हो रही होती है। बिल्कुल सेम एनिमल्स में भी यही हो रही होती है। दे ऑल्सो टेक ऑक्सीजन, ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स एंड रिलीज एनर्जी। समझ में आया? बिल्कुल सेम प्रोसेस जो प्लांट्स में हो रही होती है वही एनिमल्स में भी हो रही होती है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वे ऑफ रेस्पायर। डन, मैंने आपको ये बताया कि जो आपके अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनमें रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस रहती है वो अलग अलग रहती है। लोअर ऑर्गेनिज्म रेस्पायर बाय सिंपल डिफ्यूजन, उनमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, जबकि हायर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनमें एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम रहता है रेस्पिरेशन के लिए। देन ये लोअर ऑर्गेनिज्म और हायर ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेल्यूलर या फिर जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हो, या स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो, ठीक है, जिनका साइज थोड़ा छोटा रहता है। बेसिकली बेटा रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। समझ में आया? तो ये दोनों टाइप का रेस्पिरेशन है। चलो आपकी बुक क्या कहती है ये देखते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। Respiration is mainly classified into 2 types, aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration, this mode of respiration required oxygen and takes place only in presence of oxygen. बात समझ में आई? ध्यान दो इधर। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ये ऐसा मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है जो सिर्फ और सिर्फ जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, और हाँ एक चीज और समझिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में ढेर सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी रिलीज हो रही होती है। यहाँ देखिए आपकी बुक क्या कह रही है। इट रिलीजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग। डन, आगे देखिए अनएरोबिक रेस्पिरेशन, दिस मोड ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रही होती है। द रिलीज ऑफ एनर्जी इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू एरोबिक। इसमें होगा क्या बेटा, जो हमारा ग्लूकोज है पहले वो इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कुछ अमाउंट में एनर्जी निकलेगी और फिर से ये जो इथेनॉल रहता है वो उसका वापस से
या तो इथेनॉल बनेगा या लैक्टिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। फूड का जो ग्लूकोज है वो ब्रेकन डाउन होता है इथेनॉल में या लैक्टिक एसिड में। इथेनॉल बनेगा माइक्रोब्स में और लैक्टिक एसिड बनता है हमारे अंदर, हमारे जैसे एनिमल्स के अंदर, ठीक है। और CO2 इन एनिमल्स एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। एग्जाम्पल लेते हैं, ये पैराग्राफ क्या कह रहा है इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। इमेजिन करके देखिए मैं दौड़ रही हूँ इमेजिन किया, वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ती हूँ, पर मान लीजिए मैं दौड़ रही हूँ। मैं 5 किलोमीटर की रेस में मैंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। हाँ 5 किलोमीटर, हाँ 5 किलोमीटर, अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है 2 किलोमीटर ले लेते हैं, ठीक है। नहीं मेरे से हो जाएगा, हो जाएगा मेरे से, चलो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। हाँ हाँ मैं 5 किलोमीटर की विनर भी रह चुकी हूँ, ठीक है। अगर कोई मेरे बारे में जानता है तो ये बात पक्का जानता होगा, ठीक है। वेल छोड़ो ये सब, गॉन आर द डेज जब मैं पतली हुआ करती थी और मैं दौड़ा करती थी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं रेस में मैंने पार्टिसिपेट किया। अगर मैं काफ़ी लंबे टाइम से दौड़ती नहीं हूँ, मुझे हैबिट नहीं है, मेरी बॉडी में एनर्जी तो स्टोर्ड है। अब मैंने दौड़ना जब स्टार्ट किया तो मैं कितना भी जल्दी जल्दी सांस ले लूँ, क्या उतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहुँचा पाऊँगी अपनी बॉडी में? द राइट आंसर इज नो। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो मेरी बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड रहती है उसमें क्या होने लगता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है और मेरी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनने लगता है, ठीक है। और उसकी वजह से आपके पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, क्रैम्प्स आते हैं, है ना। अक्सर एथलीट ये जो शिकायत करते हैं कि उनके पैर में दर्द हो गया या उनमें क्रैम्प्स आने लगे, उसका रीज़न यही रहता है क्योंकि क्या हो रहा होता है, बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो पहुंचती नहीं है, जिसकी वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। यानी कि वहाँ बनना तो क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, लेकिन वहाँ बनने क्या लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लस लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड पेन कॉज करता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप बहुत लंबे लंबे सांस लेते हो या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जब वहाँ पहुँच जाती है तो ये दर्द बंद हो जाता है ना। उसका रीज़न यही है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अच्छा वैसे बता सकते हो अनारोबिक रेस्पिरेशन जो आपके छोटे माइक्रोब्स रहते हैं उनमें किस किस में देखने को मिलता है? यस, राइट आंसर इज यीस्ट, राइट आंसर इज यीस्ट, ठीक है। चलो डिफरेंस देखते हैं। अच्छा ये बताओ यीस्ट क्या होता है, यीस्ट जानते हो? चलो मैं बताती हूँ। एक्चुअल में यीस्ट आपका एक माइक्रोब है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ब्रेड खाते हो? हाँ। पिज्जा खाते हो? हाँ। बर्गर भी खाते हो? बर्गर के बन्स देखे हैं कितने फूले फूले रहते हैं, क्यों रहते हैं बेटा? कभी इनके बनाने की प्रोसेस देखी है? एक्चुअली इसमें क्या करते हैं, जब इनका डो बनता है ना बेटा, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ अमाउंट में यीस्ट डालते हैं, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालते हैं। यीस्ट को एक्टिवेट कैसे करते हैं कि थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर लिया, उसमें थोड़ा सा शुगर डाला, थोड़ी सी यीस्ट डाली और उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। हम धीरे धीरे क्या देखते हैं, वो डबल होने लगती है, ठीक है। और जब हम उसे अपने फूड में डालते हैं तो वो क्या, उसमें क्या हो रहा होता है, रेस्पिरेशन हो रहा होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है, जिसकी वजह से ढेर सारी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो जो आपका डो है वो फ्लफी होता है, डो आपका फ्लफी हो जाता है, या आपने जैसे ढोकले देखे होंगे वो फ्लफी होते हैं, है ना। या ब्रेड आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे होल्स दिखते हैं उसमें, है ना। ब्रेड का कभी पूरा बन देखा है, ठीक है, उसमें वो देखो। या फिर जो आप बर्गर खाते हो उसका जो बन होता है उसको कभी फाड़ के देखा है, उसमें जो छोटे छोटे बबल्स होते हैं वो एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं स्टार्टिंग में। और जब हमने उनको बेक किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो सारी निकल गई, लेकिन वो वहाँ पे एयर रह जाती है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो यीस्ट क्या है, आपका एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, जिसका हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं बेकिंग इंडस्ट्री में। डन, आगे चलते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक? यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं। नंबर 1 ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट
नहीं होती है। लोकेशन की बात करें, यूजुअली ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है सेल के, लेकिन एक्चुअली जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो मैक्सिमम आपका क्या देखने को मिलेगा, ये साइटोप्लाज्म में होता हुआ दिखाई देगा। एनर्जी की बात करें, एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, ठीक है, इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। अगर यहाँ 4 निकल रही है तो यहाँ हो सकता है 2 ही निकले। डन। यहाँ पे देखिए एंड प्रोसेस की बात करें, यहाँ पे क्या बनता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड भी बनता है या इथेनॉल बनता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? चलो, व्हाट इज एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? एक्चुअल में ये बेटा एनर्जी की करेंसी होती है। अच्छा ध्यान से समझो, आपको किसी को रुपए देने हैं, 200 देने हैं, तो 200 रुपीज का मतलब क्या है, 1 रुपीज के 200 कॉइन्स। डन डन। तो यहां पे आपकी करेंसी क्या है, 1 रुपी, 1 रुपी जिसका मल्टीपल आप दे रहे हो। उसी तरीके से जब हम एनर्जी की करेंसी की बात करते हैं तो कितनी एनर्जी दी जा रही है, 20, 30, 40, 20, 30, 40 क्या, एटीपी। जैसे वहां रुपीस था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे 1 रुपए है आपका, रुपए का एक कॉइन है, उसको आपने वो कॉइन क्या कर रहा है, आप उसी कॉइन का मल्टीपल देते हो ना आप किसी को। 1000 रुपीज बोला तो यानी कि इसी 1 रुपए का 1000 टाइम। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है? उसी तरीके से एनर्जी की हम बात करें, किसी को एनर्जी, हमारी बॉडी से एनर्जी निकल रही है, कितनी एनर्जी निकली है, कोई तो यूनिट होगी ना, यूनिट होगी, और वो एक सिंगल यूनिट होती है आपकी एटीपी। क्या होती है, एटीपी। जैसे 1 रुपी है उसी तरीके से 1 एटीपी है। डन। अब जो नेक्स्ट एनर्जी निकलेगी, मान लीजिए हमें जब उसको मेजर करना है या कैलकुलेट करना है तो हम बोलेंगे 1 एटीपी, 2 एटीपी, 3 एटीपी। समझ रहे हो? हाँ या ना? इसी तरीके से आपकी एनर्जी, वैसे एडीपी भी होती है, उसके बारे में थोड़ी देर बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आगे देखिए आपकी बुक क्या कह रही है। डू यू लाइक टू प्ले आउटडोर गेम्स? Do you like to play outdoor games? Just like football, cricket, badminton? Yes? Have you ever wondered how your body gets energy to run and play? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी आती कहाँ है? The answer is ATP. Our body produce ATP in cell. हमारी बॉडी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस करती है सेल्स में। This energy is used by us to perform work. यही एनर्जी है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं काम करने में। ATP is basically acronym for adenosine triphosphate. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एक निमोनिक कह लीजिए, एक्रोनिम कह लीजिए या शॉर्ट फॉर्म कह लीजिए। डन। ATP in our body is produced in cells inside mitochondria. कहाँ पे पावर हाउस ऑफ सेल, जल्दी बताओ, पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें तो बेसिकली कहाँ बात कर रहे होंगे ना, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल हैव स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हैव स्पेशल एंजाइम्स एंड सब्सटेंस दैट हेल्प इन जनरेशन ऑफ एनर्जी। स्पेशल एंजाइम्स और वो रहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम आगे। ठीक है, बट आप यहाँ समझिए कि एनर्जी का जनरेशन कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ।